तो चलिए दोस्तों, हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस वीडियो में। फैमिली लॉ 2 का ही यूनिट 1 का, जो कि एलएलबी ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर और एलएलबी 3 ईयर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अ, तो हम इसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न आता है, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, सामुदायिक कौन है और उनके क्या अधिकार क्या हैं? सामुदायिक संपत्ति में बेटियों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश मीडियम अगर आप हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, हु आर को पर्सन्स एंड व्हाट आर देयर राइट्स, डिस्कस द राइट ऑफ ए डॉटर इन को पर्सनरी प्रॉपर्टी। या फिर ऐसे आ सकता है, सामुदायिक से आप क्या समझते हैं, सामुदायिकों के विभिन्न अधिकार क्या हैं, चर्चा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को पर्सनरी, व्हाट आर द वेरियस राइट्स ऑफ को पर्सनल, डिस्कस। आंसर नंबर 2, यानी कि आपको उत्तर लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन जो भी होगा उस तरीके से हम लिखेंगे उत्तर। देखिए, सामुदायिक या सहभागीदार परिवार के वे सदस्य जो पारिवारिक संपत्ति के स्वामित्व को साझा करते हैं, सामुदायिक कहलाते हैं। परिवार में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की से लेकर अगली 3 पीढ़ियों तक एचयूएफ का हिस्सा है। ये सदस्य सहभागीदार हैं। इनमें परंपरागत दृष्टि से पुत्र, पौत्र यानी कि पोते एवं परपोते शामिल होते हैं। साधारण शब्दों में सामुदायिक व्यक्तियों के पास पैतृक संपत्ति पर कानूनी अधिकार होता है। परिवार के भीतर पैतृक संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व सामुदायिकता है। यह पहले मात्र पुरुष वंशजों तक सीमित था, जिन्हें हिंदू कानून के तहत यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते थे। हालांकि 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के साथ इनकी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जिसमें संपत्ति के उत्तराधिकार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संयुक्त परिवार के भीतर सामुदायिक एक अधिक सीमित निकाय है। सामुदायिक व्यक्ति पैतृक संपत्ति पर सीधे अधिकार के साथ जन्म लेता है। यह पारंपरिक संरचना हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल द्वारा शासित है, जिसका भारत के अधिकांश हिस्सों में पालन किया जाता है। मिताक्षरा स्कूल के अनुसार सामुदायिक व्यक्ति संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर 4 पीढ़ियों के लोगों को संदर्भित करता है। यह पिता और निम्नलिखित 3 पुरुष वंशावली से बना है, अर्थात पुत्र, पुत्र का पुत्र और पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, यानी कि परपुत्र। सामुदायिक की सदस्यता 2005 से पहले केवल पुरुषों तक सीमित थी और एक समान पुरुष पूर्वज से 4 पीढ़ियों तक फैली हुई थी। इस संरचना ने केवल पुरुष वंशजों को सामुदायिक होने की अनुमति दी, पुत्र, पौत्र, परपोते और परपौत्र, जैसा कि मिताक्षरा स्कूल में उल्लिखित। महिलाएं भले ही परिवार का हिस्सा हों, हाल के कानूनी सुधारों तक सामुदायिक अधिकारों के बाहर थे, लेकिन अब महिलाएं भी सामुदायिक हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम घमंडी राम 1969 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सामुदायिक हिंदू कानून का एक हिस्सा है और इससे समझौते से नहीं बनाया जा सकता है, न ही इसे विभाजन के द्वारा भंग किया जा सकता है। यह निर्णय सामुदायिकता की स्वचालित और कानूनी प्रगति पर जोर देता है। इसे संविदात्मक पारिवारिक व्यवस्थाओं से अलग। हिंदू कानून में सामुदायिक के अधिकार, राइट ऑफ कोपर्सन हिंदू लॉ। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं अधिकार क्या होते हैं, कोपर्सन लॉ। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सहभागियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। संपत्ति को सुरक्षित रखने एवं सही उत्तराधिकारियों के मध्य उचित विभाजन के उद्देश्य से ये अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अधिकार निम्नलिखित है। विभाजन का अधिकार, सामुदायिकों को किसी भी समय संपत्ति के विभाजन की मांग करने का अधिकार, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सामुदायिक को उसका उचित हिस्सा प्राप्त हो जाए। हिस्सेदारी का अधिकार, राइट टू शेयर। सभी को पर्सनल
साहदाइकों की संपत्ति में समान अधिकार हो, चाहे वह भूमि का उपयोग करना हो, पैतृक घर में रहना हो या संपत्ति से उत्पन्न आय से लाभ अर्जित करना। अलगाव का अधिकार, राइट टू एलियनेशन। कोई भी साहदाई अन्य साहदाइकों की स्वीकृति के बगैर संपत्ति को बेच या दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यह नियम बताता है कि कोई भी व्यक्ति परिवार के सभी सदस्यों की सहमति के बिना ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जो परिवार की सामूहिक संपत्ति को प्रभावित करने वाला। उत्तरजीविता का अधिकार, राइट टू सर्वाइवरशिप। उत्तरजीविता के अधिकार से तात्पर्य कि जब परिवार के किसी भी सहदायक की मृत्यु हो जाती है तो पैतृक संपत्ति में उसका शेष सहदायक को हस्तांतरित हो जाता है। इससे पैतृक संपत्ति में शेष सहदायकों का हिस्सा बढ़ जाता है, जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम घमंडी राम AIR 1969 में कहा गया है। मिताक्षरा सहदाई को उत्तरजीविता का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि वह उत्तरजीविता द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति लेता है। हालांकि संशोधन अधिनियम अधिनियम 2005 के बाद संयुक्त हिंदू परिवार में हित वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा। भरण पोषण का अधिकार, राइट टू मेंटेन। सहदायिकों को पारिवारिक संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार। यह भरण पोषण सहदायिक की संपत्ति एवं संतानों की भलाई सुनिश्चित करता है। संयुक्त कब्जे का अधिकार, राइट टू ज्वाइंट पोजेशन। सहदायिकों को उनके बीच हितों की एकता और कब्जे की एकता के साथ एक साथ बांधा जाता है। संपत्ति का औपचारिक रूप से विभाजन होने तक सामूहिक स्वामित्व बना रहता है। अनंत बनाम गोपाल के अनुसार परिवार की संपत्ति प्रत्येक सहदायिक द्वारा संयुक्त कब्जे और आनंद के लिए हकदार है। वह एक निषेधाज्ञा का भी अधिकार है जो दूसरे सहदायिक को उसके कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकती है, यदि दूसरा सहदायिक उसे ऐसा करने से रोक। अभी इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है साहदाई संपत्ति में बेटियों का अधिकार। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि बेटियों का कोपर्सनरी राइट में क्या अधिकार, राइट ऑफ डॉटर्स इन कोपर्सनरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पैतृक संपत्ति में केवल पुत्र पौत्र और प्रपौत्र को ही अधिकार दिया गया। पुत्रियां इनमें शामिल नहीं थी, किंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन कर हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लाया गया, जिसके बाद पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी सहदायिक बनाया गया, अर्थात उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने हिंदू संयुक्त परिवारों के विरासत के क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और प्रत्येक पैतृक संपत्ति पर स्वामित्व और प्रबंधन अधिकार प्रदान करने वाली एक मौलिक कानूनी अवधारणा को जन्म दिया। यह अधिनियम की धारा 6(1)(a) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक बेटी जन्म से ही बेटे की तरह ही सहदायिक बन जाती है। श्रेया विद्यार्थी बनाम अशोक विद्यार्थी और अन्य 2015 का एक केस है, जिसमें ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि 2005 का संशोधन महिला परिवार के सदस्यों की स्थिति को सम्मानित और उन्नत करने की इरादे से लागू किया गया। नतीजतन यह तय किया गया कि बेटों के समान बेटियां भी जन्म से साहदाई का दर्जा प्राप्त करती हैं। नतीजतन साहदाई में जन्म लेने के कारण बेटे और बेटियां दोनों ही स्वतः ही साहदाई का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इस व्याख्या ने बेटियों को केवल उनके लिंग के आधार पर पैतृक संपत्ति में उनके उचित हिस्से से वंचित करने की भेदभावपूर्ण प्रथा को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। पुत्रियों का पैतृक संपत्ति में दो प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक है साहदायिक अधिकार, जिसको बोलते हैं कोपर्सनरी राइट। 2005 से पहले हिंदू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों को सहदायिकी नहीं प्राप्त थी, इसलिए उनके पास पैतृक संपत्ति पर कोई सहदायिक अधिकार नहीं था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद बेटियों को अब अपनी हिंदू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में सहदायिक माना जाता है और इस अधिकार के तहत ही बेटियों को सहदायिकी अधिकार मिला है।
बेटियों को पैतृक संपत्ति में बंटवारा कराने का अधिकार भी इसी संशोधन के तहत प्राप्त। बेटियां एक साझेदार के रूप में पैतृक संपत्ति में एक तरफ का विभाजन के लिए कहने का अधिकार है। कोई भी अन्य साझेदार आपको इस अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। दूसरा अधिकार जो मिला है बेटियों को, वो है उत्तराधिकार का अधिकार, राइट ऑफ सक्सेशन। संशोधन अधिनियम 2005 से पहले भी बेटियों को अपने हिंदू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार। हालांकि उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है। पैतृक संपत्ति में विवाहित पुत्री के अधिकार, राइट्स ऑफ डॉटर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। शादी से पहले बेटी परिवार की सदस्य होने के साथ साथ साझेदार भी होती। शादी के बाद बेटी परिवार की सदस्य नहीं रह जाती, सिर्फ सिर्फ साझेदार होती। वह परिवार के संपत्ति के बंटवारों की मांग कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को एग्जाम पे आने पे पॉइंट दर पॉइंट इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ये लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में ही आएगा और इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप तैयार कर लीजिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, और आप इन वीडियोस को देखिए और समझिए, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके कुछ फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहे। मैं सारे सब्जेक्ट्स का सेमेस्टर टू, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर टू के सारे सब्जेक्ट्स का वन बाय वन ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और जिससे आपको एक ही जगह पे अ, ये सारे आंसर्स मिल जाएं और आप इसे तैयार कर लें और अच्छे नंबर्स आप सिक्योर कर पाए अपने एलएलबी एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू।